नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। जिस देश की सरकार इतिहास का सबक भूल जाती है ना, उस देश का भूगोल बदल जाता है। नेपाल की सरकार ने कुछ ऐसा ही कर दिया। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली, उनकी पूरी सरकार और कम्युनिस्ट पार्टी की बोलती बंद, जो चीन की मदद से अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में भारत से दोस्ती, तिब्बत से रिश्तेदारी और चीन की गद्दारी का इतिहास भूल गए। वो भूल गए कि उनकी कुर्सी कुछ साल की है, जिसके लिए उन्होंने नेपाल को लंबे समय के लिए चीन के चंगुल में फंसा दिया है। मुजफ्फर अजमी ने ओली जैसे लोगों को ही समझाया था कि इस राज को क्या जाने साहिल के तमाशाई, इस राज को क्या जाने साहिल के तमाशाई, हम डूब के समझे हैं दरिया तेरी गहराई। ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। भारत ने भी नेपाल को चीन के झांसे से दूर रहने के लिए कई बार समझा, लेकिन आंखों पर जब सत्ता बचाने के स्वार्थ की पट्टी बंधी हो, तो फिर दोस्तों की बात कहां समझ में आती। नेपाल की सरकार को अपने पुरखों की बातें भी नहीं समझ में आई, वरना उसे मालूम होता कि जिस तिब्बत पर चीन ने धोखे से कब्जा किया, उस तिब्बत में बौद्ध धर्म की जड़ें नेपाल की राजकुमारी ने रोपी थी। तिब्बत के राजा चोंगसान गेम्पो, उनकी शादी नेपाल की राजकुमारी भ्रिकुटी से हुई थी, और राजा गेम्पो ने लासा में जो महल बनवाया था, जिसे वहां बाद में वही महल 5वें दलाई लामा से 14वें दलाई लामा तक का मुख्यालय बना, पोटाला पैलेस, अब वो महल यूनेस्को की विश्व धरोहर वाली लिस्ट में। तिब्बत में 1788 तक नेपाल की टकसाल में ढाले गए चांदी और तांबे के सिक्के चलते। उन्हीं सिक्कों का चलन जब तिब्बत में रोका गया, तो नेपाल और तिब्बत की पहली लड़ाई हुई थी। तिब्बत ने उस लड़ाई में चीन के किंग राजवंश से मदद मांगी थी, और उसी को आधार बनाकर बाद में चीन ने तिब्बत पर अपना दावा ठोक दिया। वहां मदद मांगी थी, चीन ने दावा ही ठोक दिया। चीन की इस ऐतिहासिक मक्कारी को नेपाल 1955 तक तो नहीं भूला था। 13वें दलाई लामा ने जब 14 फरवरी 1913 को तिब्बत की आजादी का ऐलान किया था, तब नेपाल ने तिब्बत का समर्थन किया। 1949 में चीन में कम्युनिस्ट शासन शुरू हुआ, तब नेपाल ने 6 साल तक चीन को कूटनीतिक रिश्तों के लायक नहीं समझा था, कोई रिश्ता नहीं रखा। नेपाल की यह सरकार अब यह सब भूल गई है, लेकिन चीन नहीं भूला है। उसे तिब्बत पर कब्जा बनाए रखना था, इसलिए नेपाल को चंगुल में फंसाना जरूरी था। नेपाल को फंसाने के लिए चीन ने 1990 के दशक में पहले वहां के माओवादियों को शह देकर गृह युद्ध कराया। फिर माओवादियों से निपटने के लिए नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र शाह को हथियार भी बेचे। सीधी चाल थी चीन की, बड़ी सीधी। वहां चाहे राजा ज्ञानेंद्र जीतते या फिर माओवादी, दोनों को चीन अपने मोहरे की तरह ही इस्तेमाल करता। नेपाल में 10 साल के गृह युद्ध के बाद राजशाही खत्म हो गई, तो चीन ने वहां के माओवादियों और नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं में दोस्ती कराई, उनकी सरकार बनी। नेपाल में यह बात किसी से छिपी नहीं है कि वहां केपी शर्मा ओली की कम्युनिस्ट सरकार चीन की कठपुतली बन चुकी। मैगजीन है द डिप्लोमैट, उसमें इसी साल 20 मई को नेपाल के राजनीतिक और कूटनीतिक विश्लेषक कमलदेव भट्टाराय ने लेख लिखा। में बताया गया कि नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी के ही एक गुट ने केपी शर्मा ओली को कुर्सी से हटाने की मुहिम छेड़ दी थी। कम्युनिस्ट पार्टी के ही गुट ने ओली के खिलाफ वहां के 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों, पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड और माधव कुमार नेपाल, इन्होंने हाथ मिला लिया था। ओली की कुर्सी जानी तय थी। तभी नेपाल में चीन की राजदूत हाउ योंगकी ने
ओली, दहल, नेपाल और झालानाथ खनाल के साथ मीटिंग। इसके बाद ओली की कुर्सी बच गई। यह कूटनीतिक मर्यादा के खिलाफ था। सीधे सीधे नेपाल की अंदरूनी राजनीति में चीन की दखलंदाजी नेपाल के लोगों को भी चुभी थी। लेकिन तभी नेपाल ने भारत के साथ सीमा विवाद छेड़ा। राष्ट्रवाद की चादर में चीन की चाल नेपाल की सरकार ने ही छिपा दी और भारत पर जमीन हड़पने के झूठे शोर में नेपाल की सरकार ने गोरखा जिले के रुई गांव के लोगों की आवाज भी दबा दी। नेपाल के गांव के 72 परिवार चीख रहे हैं। नेपाल के गांव के 72 परिवार चीख रहे हैं कि चीन ने पूरा गांव ही हड़प लिया है। फिर भी नेपाल सरकार चुप है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं। चीन की ठग नीति का नया शिकार नेपाल। नेपाल की जमीन तेजी से निकल रहा है चीन की जमीन की भूख कुछ ऐसी है कि वो कभी खत्म नहीं हो सकती। अपनी इस भूख को मिटाने के लिए चीन ना तो दोस्त देखता है और ना ही दुश्मन। चीन की इसी आदत की वजह से दुनिया के ज्यादातर देशों से उसका विवाद रहता है। लेकिन चीन किसी भू माफिया की तरह दूसरे देशों की जमीन पर अपनी बुरी नजर गड़ाए रहता है। जमीन की भूख मिटाने के लिए चीन ने भारत के साथ सीमा विवाद शुरू किया तो वहीं नेपाल को भारत के खिलाफ भड़काया। नेपाल भी चीन की बातों में आ फंसा और भारत के खिलाफ हो गया। लेकिन चीन ने नेपाल को भी नहीं बख्शा। अभी भारत और चीन के बीच सीमा विवाद खत्म भी नहीं हुआ कि ये खबर आ गई कि चीन ने नेपाल की जमीन पर अपना लाल झंडा गाड़ दिया। चीन की शह पर नेपाल पिछले कुछ दिनों से भारत के लिए नई नई मुश्किलें पैदा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जिस चीन के बहकावे में उसने भारत जैसे पुराने दोस्त से दगा करने की कोशिश की, उस चीन ने ही नेपाल की पीठ में खंजर घोंप दिया। चीन ने नेपाल में 10 जगहों पर अपना कब्जा जमा लिया है और इस तरह चीन नेपाल की 33 हेक्टेयर जमीन हड़प चुका है। यही नहीं, चीन ने नेपाल की कई नदियों का रास्ता भी बदल दिया है और जमीन पर कब्जा जमा लिया है। चीन की इस काली करतूत का सच नेपाल के कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट से सामने आया है। चीन ने रुई गांव पर कब्जा कर लिया है और सीमा के बाउंड्री पिलर्स भी निकाल दिए हैं। चीन ने 11 दूसरी जगहों पर नेपाल की 36 हेक्टेयर की ज़मीन पर भी कब्जा जमा लिया है। ओली सरकार इस पर चुप्पी साधी हुई है। चीन ने नेपाल में किसी एक जगह या किसी एक जिले में जमीन पर कब्जा नहीं जमाया है, बल्कि उसने नेपाल के कई जिलों में अपने पैर फैला लिए हैं। चीन ने नेपाल की जिन जगहों पर अपना कब्जा जमाया है, वहां वो निर्माण कार्य भी शुरू कर चुका है। चीन ने नेपाल के हुमला जिले में 10 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा किया है, जबकि रासुआ में वो 6 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर चुका है। इसके साथ ही उसने सिंधु पाल चौक में 11 हेक्टेयर जमीन हथिया ली है और संखू वासभा जिले की 6 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा जमा चुका है। चीन ने नेपाल के हुमला जिले में जो हरकत की है, उसकी सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, जिसे देखकर ही चीन की जमीन कब्जा करने की रणनीति समझी जा सकती है। यहाँ चीन ने उसी फॉर्मूले से जमीन हथिया ली है जिसका इस्तेमाल वो गलवान में करने की कोशिश कर रहा था और इसी तरह उसने नेपाल के सबोई इलाके में कब्जा जमा लिया। ये नेपाल के हुमला जिले की सैटेलाइट तस्वीरें हैं। हुमला की सीमा तिब्बत से लगती है। इस जिले से कर्नाली नदी बहती है और वो पहाड़ों से होते हुए तिब्बत में जाती है। सैटेलाइट तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि नदी के किनारे ही चीन ने निर्माण कार्य शुरू कर दिया है और इस जगह तक तिब्बत के रास्ते अपनी सड़क को पहुंचा रहा है। चीन जिस सड़क को नेपाल में कब्जा की गई जमीन से मिला रहा है, वो सड़क मानसरोवर झील के करीब चीन के नेशनल हाईवे नंबर 219 से मिलती है। चीन ने अब तक नेपाल की जिन जिन जगहों पर कब्जा किया है, वहीं वो पहले सीमा के इलाकों में बहने वाली नदी का रास्ता बदलता है और उस जगह पर अपना निर्माण शुरू कर देता है और उसके बाद उस जगह को अपनी सड़क से मिला देता है। ये खुद नेपाल सरकार की रिपोर्ट है, जिससे ये साफ है कि अब नेपाल की ओली सरकार भी जान चुकी है कि चीन उसकी जमीन निगल रहा है। इसके बावजूद भी नेपाल की सरकार ने चुप्पी साध रखी है।
चीन ने रूई गांव को तिब्बत में मिला लिया है और ये अवैध कब्जा है और उड़ी सरकार इसको छुपाने में लगी है। चीन ने नेपाल सरकार को इस तरह से अपने शिकंजे में ले लिया है कि चीन उसकी जमीन हथियाता जा रहा है, लेकिन नेपाल की सरकार चुप है। हालांकि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद नेपाल के विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा जरूर खोल दिया। चीन की आक्रामक गतिविधि, हमला, रसुआ, शंकुआसभा, सिंधु पालचोक में 33 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा, गोरखा के रुई गांव पर भी चीन का कब्जा, एक नाव पर चीन के सैनिक नेपाल भी आए। खबरें हैं कि नेपाल की सरकार को चीन की पार्टी प्रशिक्षित कर रही है। इन सभी मामलों पर सरकार को जवाब देना चाहिए। नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री का ये ट्वीट बताता है कि अब नेपाल में भी लोग ये मानने लगे हैं कि नेपाल की सरकार चीन की कठपुतली बन गई है और सरकार के इस रवैये से नेपाल के लोग काफी नाराज हैं। नेपाल की सरकार के चीन के इशारे पर नाचने से वहां के लोग इतने नाराज हैं कि वो सड़कों पर भी उतरने लगे। ये नेपाल के वीरगंज की तस्वीरें हैं और लोग नेपाल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग नेपाल में नागरिकता कानून में संशोधन की शुरू हुई प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। दरअसल नेपाल की ओली सरकार नागरिकता कानून बदलने की कोशिश में है। नए कानून के मुताबिक नेपाल में शादी करने वालों को 7 साल बाद नागरिकता मिलेगी। इस नए कानून के निशाने पर भारत है, क्योंकि भारत नेपाल सीमा पर दोनों देशों के नागरिकों की शादियां होती हैं। नेपाल सरकार के इस फैसले से शादी करने वालों की मुश्किल बढ़ेगी, इसलिए नेपाल की जनता सरकार के फैसले का विरोध कर रही है। तपाईको कल्चरल सम्बन्ध छ, यो सारा सम्बन्धलाई निस्तेज पार्नको लागि यो केपी ओलीको सरकार र कम्युनिस्ट पार्टीले यो देशमा संसदीय प्रणालीलाई सिद्ध्याएर। नेपाल के लोगों का भारत के साथ सदियों पुराना रिश्ता रहा है, लेकिन मौजूदा नेपाल की सरकार चीन के बहकावे में आ गई है। नेपाल की जनता भी चीन की चाल को समझ रही है, लेकिन नेपाल की सरकार चीन के चंगुल में इस तरह से फंस चुकी है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि चीन उसे भारत के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ये चीन की चाल है। चीन हैवी फंडिंग कर रहा है, बहुत राशि दे रहा है, पैसा दे रहा है नेपाल को। नेपाल का प्रधानमंत्री मिस्टर ओली चाइना के सपोर्टर हैं, चाइना के इशारे पे नाचते हैं और चीन एक तीसरा फ्रंट हिंदुस्तान के खिलाफ खोल रहा है। नेपाल सरकार चीन के बहकावे में इस कदर आ चुकी है कि वो सिर्फ भारत के खिलाफ नए कानून और नक्शे ही तैयार नहीं कर रही, बल्कि उसने नेपाल में भारत के खिलाफ दुष्प्रचार भी शुरू कर दिया है। नेपाल में एफएम रेडियो से भारत के खिलाफ प्रचार किया जा रहा है। रेडियो पर भारत विरोधी गाने बजाए जा रहे हैं, जिनमें कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ प्रचार किया जा रहा है। नेपाल ने उत्तराखंड के गांवों में एफएम रेडियो के जरिए भारत के खिलाफ गाने ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दिया है। नेपाल के पॉलिटिशियंस को ये गाने नेपाल को भारत से अपनी ज़मीन वापस लेने के लिए कह रहे हैं। चीन के इशारे पर नेपाल अब हिंदुस्तान के खिलाफ अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, लेकिन नेपाल की सरकार जिस चीन के बहकावे में आई है, उसी चीन ने उसकी जमीन पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। मगर नेपाल सरकार की आंख नहीं खुल रही है। दर हालात मिजाज बदला करते हैं, दर हालात मिजाज बदला करते हैं, सूरमाओं के अंदाजे बयां बदला करते हैं। वो सूंघने का हुनर भूलकर भी नहीं भूलते, सियारों के दोस्त सिर्फ कौवे हुआ करते। दोस्ती कितनी गहरी होती है इसका पता तब चलता है जब वक्त इम्तिहान लेता। जब तक वक्त मुश्किल ना हो, रिश्तों की उम्र का एहसास नहीं होता। कारोबार भी चलता रहता है, कूटनीति भी चलती रहती है, लेकिन रिश्तों की नींव का पता तब चलता है जब जंग की दीवारें खड़ी हो। भारत, चीन और रूस कुछ ऐसे ही मोड़ पर खड़े। चीन अब भी इस मुगालते में है कि रूस उसका साथ देगा, लेकिन रूस ने बता दिया कि पहले दोस्ती बाद में कुछ। रूस दूसरे विश्व युद्ध की यादें ताजा कर रहा था। भारत की सिख रेजिमेंट के जवान रूस के सैनिकों के साथ कदमताल कर रहे थे और चीन मेहमान होकर भी तमाशबीन बना बैठा रहा, क्योंकि भारत और रूस की दोस्ती महज कूटनीति नहीं है,
इसकी बुनियाद इससे कहीं ज्यादा गहरी है। रूस में भारत के एक फिल्मी अभिनेता ने बहुत नाम कमाया, बहुत मशहूर, जानते ना, राज कपूर। उनका एक गाना वहां लोग अब भी गाते हैं, मेरा जूता है जापानी, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सिर पे लाल टोपी रूसी, सिर पे लाल टोपी रूसी, यानी रूस की लाल टोपी सिर पर। और भारत में सिर पर रखी जाने वाली टोपी हो या पगड़ी हो, उससे बड़ा कोई सम्मान नहीं होता। गाना तो महज इत्तेफाक है और एक छोटी सी कड़ी है, लेकिन ये छोटी छोटी बातें बुनियाद हैं दो मुल्कों की दोस्ती की मजबूत इबारत की, जो एक दिन में नहीं बनी। 1920 में व्लादिमीर लेनिन ने भारत में आजादी के लिए लड़ रहे नेताओं का समर्थन किया। दूसरी तरफ चीन और रूस दोनों देशों में कम्युनिस्ट शासन होने के बावजूद सिद्धांतों की जमीन पर कभी एक साथ खड़े नहीं हुए। 1917 में रूस में, यानी उस वक्त के सोवियत संघ में कम्युनिज्म शुरू हुआ था क्रांति के बाद, और उसके 3 साल बाद चीन में इससे जुड़ा आंदोलन शुरू हो गया था। लेकिन दोनों मुल्कों के नेता कभी भी वैचारिक जमीन पर एक साथ खड़े नहीं हुए। माओ और लेनिन, इनकी सोच मेल नहीं खाई। चीन में कम्युनिस्ट शासन का मतलब लोगों की हर सांस को मुट्ठी में रखना रहा, और सोवियत संघ इससे अलग रहा। अब तो लकीर बहुत लंबी हो चुकी। रूस तो खुद चीन की फितरत को अच्छी तरह से जानता है। दशकों तक रूस और चीन के बीच भी सीमा विवाद चलता रहा, ठीक वैसा ही तनाव जैसा चीन का भारत समेत दर्जन भर मुल्कों के साथ है। अब रूस जानता है कि कपटी चीन उसी नीति के तहत भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। चीन चाहता है कि उसके जायज नाजायज हर सपने को साकार करने में दुनिया की हर ताकत उसके साथ खड़ी हो जाए, क्योंकि दुनिया के बाकी मुल्क सही गलत का फर्क भी जानते हैं, सही गलत का फर्क भी जानते हैं, अपनों और परायों की पहचान भी अच्छे तरीके से जानते हैं। उसमें दिखा भारत का दम। चीन के होश हो गए गुम। भारत के खिलाफ रूस को भड़काने में लगा चीन, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई चीन की चाल। कदम से कदम मिलाकर चलते ये जवान रूस में हिंदुस्तान की शान बढ़ा रहे हैं। रूस की विक्ट्री डे परेड में भारत के जवानों ने भी अपना दम दिखाया। ये जर्मनी पर रूस की विजय के 75 साल पूरे होने का जश्न है, जिसमें हिंदुस्तान को खास तौर पर बुलाया गया था। इस मौके पर चीन भी यहां मौजूद था। रूस ने अपने ऐतिहासिक दिन की याद में विक्ट्री डे मनाने का फैसला किया और अपनी जमीन पर भारत और चीन को न्योता दिया। लेकिन चीन ने रूस की जमीन पर भी अपनी साजिश रचने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यहाँ भी रूस की धरती पर उसने भारत के खिलाफ गतिविधियां शुरू कर, लेकिन गलवान की तरह यहाँ पर रूस में उसकी साजिश कामयाब नहीं हो पाई। रूस को हथियार बनाकर चीन ने भारत के खिलाफ जो साजिश रची, उसे कामयाब करने के लिए चीन ने पूरी ताकत लगा दी। यहाँ तक कि चीन की मीडिया को भी इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए चीन की सरकार ने मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। दरअसल भारत रूस से कई किस्म के हथियार खरीदता है। चीन ये नहीं चाहता कि भारत को रूस से ये हथियार मिले, इसलिए उसने रूस को भारत के खिलाफ भड़काना शुरू किया, और ये काम चीन की मीडिया कर रही है। चीन के सरकारी अखबार पीपल्स डेली ने रूस को यहाँ तक नसीहत दे डाली कि वो भारत को हथियार ना बेचे। फेसबुक पर चीन के अखबार ने यह अपील रूस की सरकार से की। अगर रूस को चीन और भारतीय लोगों के दिल पिघलाने हैं, तो भारत को ऐसे संवेदनशील वक्त में हथियार नहीं देने चाहिए। दोनों एशियाई ताकतें रूस की सहयोगी हैं। भारत लद्दाख में चीन के साथ जारी तनाव के बीच जल्द से जल्द 30 फाइटर जेट खरीदना चाहता है, जिनमें MiG-29 और सुखोई शामिल है। चीन दुनिया में भारत के बढ़ते कद से पहले से ही परेशान है। इसके साथ ही भारत की सैन्य ताकत में तेजी से हो रहे इजाफे ने भी उसकी नींद उड़ा दी है। चीन की चिंता की सबसे बड़ी वजह है एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400,
जो जल्द ही रूस से भारत आने वाला है। चीन जानता है कि S-400 जो है वो एक मेजर गेम चेंजर है। दुनिया का सबसे अहम एयर डिफेंस सिस्टम है। 400 किलोमीटर की दूरी तक हवाई जहाज को मार सकता है और वो हर प्रकार के हवाई जहाज, हर प्रकार के एरियल टारगेट, उसकी मिसाइल वगैरह को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। चीन ने पर्दे के पीछे रहकर रूस से भारत को मिलने वाले हथियारों को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन चीन की ये चाल कामयाब न हो सकी। चीन के मुंह की खाने की जानकारी खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी, जिन्होंने रूस के उप प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद बताया, रूस के उप प्रधानमंत्री से मेरी बातचीत सकारात्मक रही। महामारी की कठिनाइयों के बाद भी हमारे द्विपक्षीय संबंध बने हुए हैं। उप प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि जो समझौते हो चुके हैं उन्हें जारी रखा जाएगा और कई मामलों में तय समय से जल्दी ही काम पूरा किया जाएगा। चीन की सारी परेशानियों की जड़ भारत को मिलने वाला S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, जो भारत को 2021 में मिलने वाला था, लेकिन रूस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के उप प्रधानमंत्री के बीच हुई बातचीत के बाद ये उम्मीद है कि S-400 वक्त से पहले ही भारत आ सकता है। हिंदुस्तान और रशिया की जो डिफेंस डील है बहुत पुरानी है। 60% हमारा डिफेंस इक्विपमेंट रशिया से आता है और रशिया नहीं चाहता कि इसमें किसी प्रकार की कोई दरार आए। साथ ही साथ रशिया एक किस्म से इंडिकेट कर रहा है कि जहाँ तक ये झड़प है वो चीन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराता है। एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम चीन भी रूस से खरीद रहा है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय संधियों की वजह से उसे उतना मजबूत सिस्टम नहीं मिल रहा है जितना भारत को मिलने वाला है। भारत को जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम मिलेगा वो 400 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन को हवा में खत्म करने की ताकत रखता है और दुश्मन की मिसाइल को हवा में मार गिराता है। यही नहीं, ये लड़ाकू विमान और ड्रोन भी गिरा सकता है। S-400 का रडार दुनिया का सबसे शक्तिशाली रडार माना जाता है। इससे मिसाइल छोड़ी जा सकती है और ये एक साथ 36 जगहों पर निशाना लगा सकता है। यही नहीं, S-400 ऊंचाई वाली जगहों में आसानी से पहुंच सकता है। S-400 आ जाने से ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और अवैक्स दोनों ही आसानी से न्यूट्रलाइज हो सकते हैं, क्योंकि 400 किलोमीटर की रेंज, हमारे LAC से 400 किलोमीटर की रेंज तक इन दोनों को आसानी से पिकअप करके बर्बाद किया जा सकता है। चीन गलवान में जिस तरह की मुंह की खा चुका है, उसके बाद भारत से सीधी जंग की उसमें हिम्मत नहीं बची। अब वो भारत को अपनी शातिर चालों से घेरने की कोशिश में है। इसीलिए वो पाकिस्तान, नेपाल के साथ साथ रूस जैसे देश को भी भारत के खिलाफ भड़काना चाह रहा है। एक कहावत बड़ी मशहूर है, चढ़ जा बेटा सूली पर भली करेंगे राम। यह उन मूर्खों के लिए इस्तेमाल की जाती है जो दूसरों के चढ़ाने पर बिना आगा पीछा सोचे मरने निकल पड़ते। पाकिस्तान की सरकार और वहां की फौज का दिमागी हाल कुछ ऐसा ही, जिसका इस्तेमाल चीन पिछले 55 साल से कर रहा। पाकिस्तान को यही भ्रम है कि वो भारत से भिड़ेगा तो चीन उसका साथ देगा। चीन इसका ढिंढोरा भी पीटता है, लेकिन वक्त पड़ने पर वो पाकिस्तान को चूना लगाने का मौका कभी चूकता नहीं है। वो सिर्फ पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है ताकि भारत पर दबाव बना सके। 1965 की जंग में पाकिस्तान को कूदने की शय चीन से ही मिली थी। पाकिस्तान के तानाशाह जनरल अयूब को लगा था कि 1962 में चीन से मिले झटके के बाद भारत कमजोर हो गया है, इसलिए वो जम्मू कश्मीर को हड़प लेंगे। चीन ने पाकिस्तान को हवा भी खूब भरी। उसने पाकिस्तान को लड़ाकू विमान देने का ऐलान भी कर दिया था, लेकिन सिर्फ 22 दिन की लड़ाई में पाकिस्तान के छक्के छूटे। भारतीय सेना जब लाहौर तक पहुंची तब भी चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई पाकिस्तान को इसी बात के लिए उकसाते रहे कि हार रहे हो तो क्या, लड़ाई जारी रखो, लड़ते रहो। पाकिस्तान ने तब संयुक्त राष्ट्र में गुहार लगाकर ताशकंद में समझौता करके जान बचाई थी। और फिर 6 साल बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत से जंग छेड़ दी। उस वक्त भी उसे उकसाने वाला चीन ही था। सोवियत संघ ने 1971 की जंग में चीन को 2 टूक संदेश दे दिया कि अगर भारत पाकिस्तान की लड़ाई में कोई तीसरा देश कूदा तो उसकी खैर नहीं। इस डर से चीन खुद तो पीछे रहा, लेकिन वो पाकिस्तान को यही झांसा देता रहा कि भारत से लड़ो, चीन तुम्हारे साथ है।
इस बार सिर्फ 13 दिन में पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा, और वो भी आधा पाकिस्तान गंवाने के बाद। यह भी ऐतिहासिक तथ्य है कि जब कारगिल में पाकिस्तान की सेना चोरी से घुसी थी ना, तब वहां के आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ चीन में ही बैठकर जम्मू कश्मीर को हड़पने का ख्याली पुलाव पका रहे थे। और इस बार लद्दाख में दादागिरी दिखाने के लिए भी चीन ने पाकिस्तान को ही मोहरा बनाने की कोशिश की थी। जिस वक्त लद्दाख में चुपके से चीनी सेना का जमावड़ा हो रहा था, ऐन उसी दौरान एलओसी पर पाकिस्तान की फौज की तैनाती भी बढ़ने लगी थी। 1965 में जो गलती जनरल अयूब खान, 71 में जनरल याहिया खान, 99 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने की थी, वही गलती दोहराने पाकिस्तान के मौजूदा जनरल कमर जावेद बाजवा भी निकल पड़े। पाकिस्तान को पता था गलवान में चीन क्या करने वाला है। चीन के हुक्म पर पाकिस्तान ने एलओसी पर बढ़ा दी थी फौज। चीन ने इमरान को सौंप दिया था गलवान साजिश का ब्लूप्रिंट। जमीन की भूख को शांत करने के लिए चीन ने चोरी छिपे गलवान घाटी में अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा दी थी। भारत के साथ चीन इस कदर उलझ पड़ा था कि हालात बेकाबू होते नजर आ रहे थे। एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि चीन सारी हदें लांघ जाएगा। चीन जुबान से आग उगल रहा था। चीन भारत को उकसाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन हिंदुस्तान की कूटनीति और आक्रामक रणनीति ने चीन को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। और अब गलवान में चीन की साजिश से जुड़े कुछ ऐसे राज सामने आ रहे हैं जो बेहद चौंकाने वाले हैं। इन्हीं में से एक राज ऐसा है जिसका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ता है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर यह शक जताया जा रहा है कि पाकिस्तान को गलवान में चीन की होने वाली साजिश के बारे में पहले से पता था। पाकिस्तान को पता था कि चीन एलओसी पर गतिरोध बढ़ाने वाला है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने 1 महीना पहले ही एलओसी पर अपने सैनिकों की तादाद बढ़ाना शुरू कर दी थी, ताकि हिंदुस्तान को 2 मोर्चों पर एक साथ उलझाकर रखा जा सके। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती के बारे में पूरी दुनिया को पता है। चीन किस तरह आतंकवाद की रहनुमाई करने वाले पाकिस्तान की तरफदारी करता है, सबको पता है। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा होगा कि कोरोना काल में चीन और पाकिस्तान एक साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रचेंगे। गलवान के बहाने ये दोनों मुल्क भारत को घेरने की कोशिश करेंगे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जारी घटनाक्रम सारी गफलत दूर कर देते हैं। पिछले 1 महीने से सीमा पर पाकिस्तान सेना की हलचल से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। आपको दिखाते हैं किस तरह 1 महीने पहले ही पाकिस्तान को गलवान में रची जा रही साजिश के बारे में पता चल चुका था, और चीन के इशारे पर उसने एलओसी को जंग का अखाड़ा बनाने की तैयारी कर ली थी। दरअसल करीब 1 महीने पहले ही पाकिस्तान ने एलओसी पर अपने सैनिकों की तादाद बढ़ानी शुरू कर दी थी। 7 जून के बाद रिफोर्समेंट के तौर पर पाकिस्तान सेना ने 15 अतिरिक्त बटालियन पुंछ और कुपवाड़ा के सामने तैनात कर दी। रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, एबटाबाद, मुल्तान में तैनात कई बटालियन को एलओसी पर लाया गया। रावलपिंडी से एसएसजी की 2 स्पेशल कंपनियों को भी एलओसी पर लाया गया, जिसमें प्रशिक्षित स्नाइपर भी शामिल है। एलओसी के करीब पीओके में पाकिस्तान की तरफ से लगभग 60 फॉरवर्ड लोकेशन पर सैनिकों की तैनाती की गई थी। डिजाइन ऐसा है या प्लानिंग ऐसी है कि वो आमना सामना होना है दोनों फौजों का, भारत और चीन की। तो भारत की फौजों को वेस्टर्न फ्रंट पे टाइड अप रखने के लिए ऑन द अक्रॉस द एलसी, पाकिस्तान से जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उस तरफ बिजी रखने के लिए, ताकि वो वहां से अपने जो एडिशनल ट्रूप्स हैं उनको ऑगमेंटेशन के लिए नॉर्दर्न बॉर्डर पे लेह और लद्दाख की तरफ ना ला पाए। इस वजह से ये थोड़ा सा हो सकता है कि चाइना के कहने पर उन्होंने पोजीशन किया हो। अब से चंद दिनों पहले की ये तस्वीरें देखिए। इमरान के सेनापति कमर जावेद बाजवा चीन सेना के अधिकारियों से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच बैठक हो रही है। कोरोना काल में चीन और पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों का इस तरह मिलना
किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। अब यह साजिश भारत के खिलाफ रची जा रही थी, इसके सबूत भी सामने आने लगे। पूर्वी लद्दाख में चीन की सेना जिस वक्त जमीन की हड़प नीति पर अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रही थी, ठीक उसी वक्त पाकिस्तान की फौज में बदलाव किए जा रहे थे और एलओसी पर पाकिस्तान अपनी सैन्य तैयारियों को मजबूती दे रहा था। आपको बता दें कि पाकिस्तान सेना की 28 पाकिस्तान राइफल रेजिमेंट को पीओके के कोटली में 3री ब्रिगेड में जोड़ा गया। 9 आजाद कश्मीर रेजिमेंट को रावलाकोट में 2री ब्रिगेड के साथ जोड़ा गया। 15 लांसर को पीओके के भिम्बर स्थित 4थी ब्रिगेड के साथ जोड़ा गया। 40 फील्ड आर्टिलरी को पीओके के कोटली स्थित 3री ब्रिगेड के साथ शामिल किया गया। 10 नॉर्थ लाइट इन्फेंट्री को बाग में 6ठी ब्रिगेड के साथ जोड़ा गया। मतलब ये कि पाकिस्तान ने अपनी सेना की घातक टुकड़ियों को एलओसी पर तैनात कर दिया। मतलब ये कि चीन के साथ भारत की संभावित तकरार को देखते हुए पाकिस्तान अब भी मौके का फायदा उठाने की फिराक में। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, पाकिस्तान में कोरोना वायरस के संकट के बीच बजट पेश किया गया। पाकिस्तान का सरकार का खजाना खाली था। महामारी ने कंगाली में बचा कुचा आटा भी गीला कर दिया था। फिर भी पाकिस्तान सरकार ने अपनी फौज का बजट 12% बढ़ा दिया। अब पैसा मिला तो उसे बर्बाद भी तो करना था। पाकिस्तान की आर्मी ने वही किया, बेवजह भारत की सीमा पर गोले दागने शुरू कर दिए। भारत का तो कुछ नहीं बिगड़ा, अब पाकिस्तान की सेना की कई चौकियां जरूर तबाह हुई। खबर है कि हफ्ते भर की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 23 सैनिक भी मारे गए। इसके बाद भी पाकिस्तान के जनरल बाजवा हैं कि बाज आने को तैयार नहीं। वो भारत के साथ तनाव बढ़ाने के बड़े मंसूबे बांधकर पीओके में इमरजेंसी तैयारी में जुटे हैं। पाकिस्तान में इन दिनों जो हालात हैं, उनमें वहां की फौज अगर जंग का हवा बनाने लगे तो पाकिस्तान के लोगों को तानाशाही का डरावना इतिहास याद आ जाता है। वैसे भी बीते 73 साल का इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र की उम्र 9 साल से 12 साल ही रही है। 9 से 12 साल में कोई ना कोई तानाशाह आ जाता है। पाकिस्तान बनने के 11 साल बाद 1958 में जनरल अयूब खान ने पाकिस्तान में तानाशाही शुरू कर दी थी। तब यही कहा गया कि भारत ने पानी रोक दिया है, ऐसे में पाकिस्तान की सत्ता की बागडोर नेताओं के हाथ में रहना ठीक नहीं है। जनरल अयूब ने 1969 में गद्दी छोड़ी, 58 में आए, 69 में छोड़ी। फिर 9 साल बाद 1977 में जनरल जियाउल हक की तानाशाही शुरू हुई। उनकी मौत के बाद 1989 में पाकिस्तान में लोकतंत्र लौटा, 77 से 89, जिसे 10 साल बाद जनरल परवेज मुशर्रफ ने कारगिल की साजिश रचकर निपटा दिया। 99 में पाकिस्तान में यह मौजूदा लोकतंत्र की उम्र 12 साल हो चुकी। इमरान खान की सरकार से पाकिस्तान के लोगों का मोहभंग हो चुका है। महंगाई, बेरोजगारी के साथ महामारी से तबाह लोग गुस्से में भारत की सीमा पर पाकिस्तान की फौज जंग का माहौल बनाने में जुटी। इमरान खान की सरकार से 3 साल के एक्सटेंशन लेकर जनरल बाजवा ने टेंशन बढ़ा दी। भारत की नहीं, पाकिस्तान की टेंशन। वहां के लोकतंत्र के लिए एक बार फिर खतरे की घंटी बजने लगी। बॉर्डर पर भारतीय सेना के पराक्रम से उड़े पाकिस्तान के होश। एलओसी पर बाजवा की बुजदिल फौज में भारतीय सेना का खौफ। हिंदुस्तान का जो बॉर्डर है, लद्दाख का जो इलाका है, उसमें जो उनको मार पड़ी है, उस खिफ़्फ़त को मिटाने के लिए वो आए दिन इल्ज़ाम तराशियाँ कर रही हैं, जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही हैं किसी नए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए। पिछले 1 महीने से पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया जाना इशारा करता है कि वो नियंत्रण रेखा पर भारत को उलझाने की फिराक में। पाकिस्तान का पीओके में सैन्य गतिविधियों को बढ़ाना इशारा करता है कि वो चीन के साथ भारत के मौजूदा तनाव के बीच कश्मीर की शांत फिजाओं को
खूनी जिहाद के धमाकों से दहलाना चाहता है। लेकिन भारतीय सेना एक साथ कई मोर्चों पर दुश्मन को सबक सिखाने का दम रखती है। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना जानती है। पिछले एक महीने में भारत के जवाबी हमले में मारे गए पाकिस्तान के 23 और घायल हुए 60 जवानों की फहरिस्त इसकी तस्दीक भी करती है। पाकिस्तान की मीडिया भी इसकी तस्दीक करती है कि भारत चीन के साथ साथ पाकिस्तान को भी घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान की सेना अब भी इसी खुशफहमी में है कि वो कश्मीर से लगती सीमा पर अपनी फौज को इकट्ठा कर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश में कामयाब हो जाएगी। लिहाजा पाकिस्तान की फौज LOC पर अपनी सैन्य तैयारियों को अब भी जारी रखे हुए है। ये बात अलग है कि पाकिस्तान को इस बात का भी डर है कि अगर भारत ने जवाबी कार्रवाई की तो उसे तगड़ा नुकसान होगा। इमरान के सेनापति कमर जावेद बाजवा को अच्छी तरह पता है कि भारत के हाथों पाकिस्तान की फौज बुरी तरह पिट सकती है। लिहाजा भारत से खौफ के साए में पाकिस्तान की सेना ने अपने जवानों की जान बचाने का बंदोबस्त करना भी शुरू कर दिया। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की सेना ने अपने अस्पतालों को एक आदेश जारी किया है। POK के सभी अस्पतालों को अपने 50% बिस्तर पाकिस्तान सेना के लिए रिजर्व करने का हुक्म दिया गया है। इसके अलावा POK की सरकार को अपने अस्पतालों के ब्लड बैंक में ज्यादा से ज्यादा खून जमा करके रखने का आदेश दिया गया है। पाकिस्तान की सेना ने यह आदेश भारतीय सेना की 2 हफ्तों से हो रही जवाबी कार्रवाई के बाद जारी किया है। दरअसल पिछले 2 हफ्तों में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई सैनिकों को मार गिराया है। LOC पर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग और शेलिंग में ये जवान मारे गए। यही नहीं, पाकिस्तान सेना को नियंत्रण रेखा के करीब मौजूद अपने कई पोस्ट भी खाली करने पड़े। ऐसे में पाकिस्तान को इस बात का डर सता रहा है कि अगर भारत ने और ज्यादा आक्रामक तेवर अख्तियार किया तो उसके जवानों की जान पर बनाएगी। यही वजह है कि कमर जावेद बाजवा ने एक चिट्ठी लिखकर POK की सरकार से वहां के अस्पतालों में पाकिस्तान के सैनिकों के लिए बेड रिजर्व करने की मांग की है। गौर से देखिए, ये वही चिट्ठी है। इसमें आपात स्थिति का हवाला देते हुए बाजवा दरखास्त कर रहे हैं कि उनकी फौज के लिए मेडिकल सुविधाओं का इंतजाम पहले से करके रखा जाए। पाकिस्तान ने हर तरीके से अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी कि कहीं हिंदुस्तानी फोर्स गिलगित बल्तिस्तान पर अटैक ना कर दे। पूरे के पूरे गिलगित बल्तिस्तान और POK के अंदर जितने भी अस्पताल थे उनके अंदर बेड्स रिजर्व करने को बोला गया और ब्लड कैंप्स लगा करके, ब्लड डोनेशन कैंप्स लगा करके ब्लड तो अलग अलग ग्रुप के जो ब्लड है उनका कलेक्शन करने का इंतजाम कराने की और मुहिम चलाने की कोशिश करें। जाहिर पाकिस्तान की फौज डरी सहमी हुई है। जिस तरह भारत ने चीन को पीछे हटने पर मजबूर किया, उससे पाकिस्तान की फौज को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं भारतीय फौज POK को आजाद कराने के अपने मिशन को तेज ना कर दे। पाकिस्तान को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं भारत पाकिस्तान के टुकड़े ना कर दे। पाकिस्तान की मीडिया चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ चक्रव्यूह रचने का सपना तो देख रही है, लेकिन ये सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि परमाणु बम सिर्फ चीन और पाकिस्तान के पास ही नहीं बल्कि भारत भी परमाणु ताकत से लैस है। लिहाजा पाकिस्तान की सरकार को हिंदुस्तान से अदावत की बात भूलकर अपनी आवाम की फिक्र करनी चाहिए, जो कोरोना काल में त्राही त्राही कर रही है। महामारी से पाकिस्तान की जनता पनाह मांग रही है।